हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम योर रंजीत सर और ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं और हमारी टीम क्लास 9, 10th, 11th और 12th को मैथ्स और साइंस के लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और आई होप कि अब तक आप लोग को जो भी वीडियोज़ मिले हैं आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हो और लॉकडाउन में भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 का ये लेक्चर होगा और अभी हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो भी फिजिक्स में पढ़ा था, जिसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टी देखी थी। चार्ज की प्रॉपर्टी देखने के बाद हमने आपको उसके फोर्स के बारे में बताया था। फोर्स के बारे में फिर हमने आपको कूलम्ब्स लॉ बताया। कूलम्ब्स लॉ में फिर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात की और उससे बेस जो भी एप्लीकेशंस थे उनको देखे थे। आज की क्लास में फोर्स के बाद जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड करके टॉपिक होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके इस चैप्टर्स में। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस टॉपिक को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, पर आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप इसको बार बार देखना, ठीक है, और फिर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। वैसे तो आप एक बात समझना, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो आप, या इसको आप एक और भी इसका नाम होता है जिसको आप बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड करके लिख के आएगा और बहुत सारे बुक्स में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करके आएगा। ठीक है, दोनों नाम सेम ही होता है। अब आपको समझना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डिफाइन की सिचुएशंस में हुआ, पहले उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देखना है और ये आसानी से आप सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ आप ज़रा इस पर ध्यान देना। ठीक है, ये पॉइंट आपका है कि इट इज़ अ फोर्स experienced by per unit test charge due to a source charge। ठीक है, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने मार्क करा है। पहले एक टेस्ट चार्ज और दूसरा सोर्स चार्ज। ठीक है, पहले टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज बताने से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, यहाँ देखना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ठीक जिस तरह से हमने अभी फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कूलम्ब्स लॉ में, जहाँ पे K1 Q2 बाई R स्क्वायर करके हमने देखा था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। फिलहाल अभी मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, वेक्टर के टर्म में हम फिर बाद में देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ Q जो है वो हमारा टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ये हमने सिंपली डिफाइन करा, जहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा Q है वो क्या है, एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब यहाँ ज़रा आप समझना ध्यान से, फोर्स की बात करी जाए कि फोर्स कितना होता है, तब फोर्स हमने क्या देखा था, फोर्स देखा था कि फोर्स हमारा KQ1, अगर यहाँ पे Q है, ठीक है, और ये Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये फोर्स होता है हमारा। ठीक है, अब फोर्स अपॉन में Q के जगह पे अगर हम Q रखते हैं तो यहाँ से ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मैग्नीट्यूड वाइज वो आएगा KQ अपॉन में यहाँ से R स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला
वो मिला KQ/r²। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जहाँ पे Q जो होता है ये हमारा सोर्स चार्ज होता है और KQ/r²। ये कैसे आता है इस पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप ध्यान देना ज़रा, ठीक है, आप समझना। इसको समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर हमने क्या करा, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज को लिया, ये हमने प्लस का Q एक सोर्स चार्ज लिया। क्या लिया? सोर्स चार्ज, ठीक है। ये अपने पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे स्पेस में किसी एक पॉइंट P पॉइंट पे हमने लेट से इस पॉइंट को P मान लिया। इस P पॉइंट पे एक जो हम चार्ज लेते हैं वो छोटा वाला Q ले रहे हैं और ये टेस्ट चार्ज होता है। क्या होता है? ये अपने पास टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब समझना ज़रा ध्यान से, ये टेस्ट चार्ज हुआ। इस टेस्ट चार्ज में कुछ कंडीशंस हैं। टेस्ट चार्ज आप याद रखना, हमेशा हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेते हैं ये प्लस का 1 कूलम लेते हैं। कितना लेते हैं? प्लस का 1 कूलम चार्ज। अगर मान लेते हैं कि अगर एज अ सैम्पल अगर आपको एक चिप्स के पैकेट में अगर आपको जाना हो और चेक करना हो तो आप क्या करोगे, एक सैंपल निकालोगे उसका और उसको आप पहले क्या करोगे, चेक करके देखोगे कि मतलब वो कैसा है। तो एज अ टेस्ट जो है ना, हमने टेस्ट क्या किया कि एक बहुत स्मॉल सा चार्ज लिया फॉर टेस्टिंग पर्पस कि इस चार्ज के वजह से है ना इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हम लोग निकालने में इंटरेस्टेड है। हम इस पे वापस से बात करेंगे, पहले ज़रा आप समझना ध्यान से। सबसे पहले इस P पॉइंट पे, ठीक है, इस P पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की वजह से क्या एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, उसी फोर्स को निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। आप समझना ज़रा ध्यान से। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का कुछ डिस्टेंस है लेट से, ठीक है, यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब चूँकि इसको ज्वाइन कर दिए हैं तो यहाँ से इसको हम R वेक्टर लिख सकते हैं और इस डायरेक्शंस को अगर हम ले लें तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। हम R कैप इसको लिख दिए, ठीक है। अब समझना ज़रा आप ध्यान से। यहाँ पे मैंने बोला अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि टेस्ट चार्ज जो होगा वो प्लस का 1 कूलम होगा, ठीक है। सिर्फ आपको अभी के लिए मान लेना है 1 कूलम क्यों लेते हैं, प्लस का क्यों लेते हैं, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस पे आना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू अ सोर्स चार्ज होता है। तो देखो समझो ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ये भी प्लस कूलम्स लॉ के हिसाब से प्लस प्लस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब ये जो फोर्स होगा वो इस साइड में रिपेल करेगा और इस फोर्स को अगर हम निकालने जाएँ तो जो फोर्स होगा वो हमारा K और Q1 Q2 है। तो Q के जगह पे कैप्स Q और यहाँ पे स्मॉल q और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लेट से r है, तो यहाँ पे ये r² आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ गया KQ1 Q2/r² के हिसाब से KQQ/r², ये फोर्स हो गया। इसी फोर्स को हमने क्या किया कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये हमारा फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो इस पर यूनिट चार्ज से अगर हम इस फोर्स को डिवाइड करने जाए तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख करके आपको बताया है, ठीक है, यहाँ से KQQ/r² है, इस Q से इस Q को कैंसिल आउट कर देंगे। इधर ये डिवाइड में इधर लेकर के आएंगे तो 1/Q हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं ये KQ/r² निकाले हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें नोट करना है, पहले उसको हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कन्वेंशनली, है ना, कन्वेंशनली हमें क्या करना है, टेस्ट चार्ज टेकन टू बी प्लस 1 कूलम, प्लस का 1 कूलम, ठीक है। ये प्लस 1 कूलम हम लोग लेते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करोगे, ठीक है, ये कन्वेंशनली हम लोग प्लस का 1 कूलम लेते हैं
ठीक है, क्यों लेते हैं इसके पीछे हम रीज़न बाद में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। आप देख लो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है E इज इक्वल टू KQ/R², यहाँ पे आपको टेस्ट चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ सोर्स चार्ज दिखाई दे रहा है। ठीक है, सोर्स चार्ज यहाँ पे हमने प्लस क्यू लिया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। ठीक है, ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने जो भी बताया है उसको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी आप डिफाइन करने जाओगे तो ये सिंपली होता क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अब ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज में टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली हम लोग +1 कूलम लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए लेते हैं कि अगर आप मान के चलो कि ये अगर चार्ज आप 1 कूलम से ज़्यादा ले लेते हो, अगर ये रेट से 1000 कूलम है, उसके कंपेरिजन में ये 1 कूलम बहुत छोटा चार्ज है, तो इस छोटे चार्ज को हम इसलिए लेते हैं ताकि इस चार्ज पे इसके वजह से कोई भी मतलब फोर्स एग्जर्टेड नहीं हो, ताकि हम इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे है ना, हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकें। मतलब आप ये समझो कि जैसे आप लेट से कि एक बीच में हमने क्या कर दिया, एक तरह से डायमंड रख दिया और उस डायमंड की रोशनी जहाँ जहाँ तक जा रही है, जहाँ जहाँ तक फैल रही है ना, उसी फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। अब जिस बाउंड्री पे उसका वो शार्प एजेस लाइट का जा करके स्ट्राइक कर रहा होगा, वहाँ तक उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब उस लाइट इंटेंसिटी को जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे आपको पहले आप एक बार इसको लिख लो आप, ठीक है, फिर मैं बोर्ड को क्लीन करके आपको समझाता हूँ पहले। ठीक है, एक बार आप लिखो वापस से। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गया। चलो, ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से। अभी हमने क्या करा था कि अभी आपको समझाया था कि अगर हम यहाँ पे एक प्लस का Q चार्ज लेते हैं और एक किसी P पॉइंट पे हमने प्लस का 1 कूलम चार्ज रखा, लेट से Q चार्ज रखा। ठीक है, इस पॉइंट को हमने P कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ज्वाइन करते हैं जो लेट से वेक्टर R है और इस डायरेक्शंस में हमने यूनिट वेक्टर ले लिया r कैप। ठीक है, तो इस P पॉइंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स आएगा Q1 Q2 अपॉन में r²। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज ये हो गया, और अगर हमें डायरेक्शन लिखना है तो फोर्स के अलॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर है तो हम r कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से आप, अब आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही कंसीडर किया गया है। ठीक है, मतलब द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is considered to be the direction of
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आप समझो ज़रा ध्यान से, मतलब अगर हम क्या करें कि यहाँ से आपको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाएं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखते हैं तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया और डायरेक्शंस के जगह पे आर कैप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं, ये वेक्टर के फॉर्म में हुआ, यहाँ वेक्टर मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है कि फोर्स के जगह पे हम के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं और डिवाइड करना है क्यू से, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/q से, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो आर कैप ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डायरेक्शंस के लिए हम लोग आर कैप यूज़ करेंगे और ये हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, है ना। वेक्टर फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप समझना ज़रा ध्यान से। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये समझो कि यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रहा है और वो मतलब हमें नोट करना चाहिए, ठीक है। पहले इससे पहले एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे? हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। ये टेस्ट चार्ज हमने रखा इस पी पॉइंट पे, इस बार हमने माइनस का क्यू चार्ज रखा, सोर्स चार्ज। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा कौन सा चार्ज है? ये अपने पास सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये सोर्स चार्ज हमने इस बार प्लस का रखा था और ये हमेशा इज इक्वल्स टू प्लस का 1 कूलम होगा, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल्स टू प्लस का 1 कूलम है, ठीक है। यहाँ से इस बार मैंने जो सोर्स चार्ज रखा है वो नेगेटिव रखा है, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या रखा? सोर्स चार्ज अपने पास नेगेटिव है और यहाँ पे सोर्स चार्ज अपने पास पॉजिटिव है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हम लोग, वो हम लोग E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप निकाले हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसमें अगर देखा जाए तो अभी आपने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ में कि अगर दो अपोजिट चार्जेज हैं तो दोनों अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा कौन सा फोर्स लगेगा? वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर ये लेट से कोई आर वेक्टर है, इसके हम लोग यूनिट वेक्टर को आर कैप ले रहे हैं, है ना, और फोर्स इस बार किधर लगेगा? हमें इस पूरे प्रोसेस में इस चार्ज पे कंसंट्रेट करना है कि इस चार्ज पे, इस पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस चार्ज की वजह से, है ना। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई फोर्स एक्सपीरियंस बाई सोर्स चार्ज। कितना इसके वजह से इस पे चार्ज लग रहा है ये देखना है, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना इस पे फोर्स लग रहा है। अब ज़रा आप समझो ध्यान से, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने जाएँ तो आप देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ अगर हम फोर्स निकालने जाएँ तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही आएगा जो अभी हमने देखा है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखने जाएँ F, तो के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं और इनटू में डायरेक्शंस के समय माइनस का आर कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? तो ये फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज आएगा। तो टेस्ट चार्ज की जगह पे हम लोग यहाँ पे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इसके बाद क्यू से डिवाइड करने जाएंगे तो ये 1/q होगा। यहाँ से क्यू कैंसिल आउट और इसका भी डायरेक्शन सिमिलर वही होगा जो हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखने जाएँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ये हमारे पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इनटू में हम लोग डायरेक्शंस के लिए माइनस का आर कैप लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। यहाँ से दो चीज़ें हमने पता करा। क्या पता करा? कि सोर्स चार्ज, यहाँ आप देखना ज़रा ध्यान से कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव
सोर्स चार्ज क्रिएट्स रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखो, ये किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये रिपल्सिव है, ठीक है। इस पॉजिटिव की वजह से, चूंकि फोर्स का डायरेक्शन रिपल्सिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन कैसा होगा, रिपल्सिव इन नेचर होगा। तो यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भी सोर्स चार्ज होगा ना, सोर्स चार्ज ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये बात हम समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रिपल्सिव इन नेचर होगा। जबकि अगर हमारे पास, अगर हम लोग सोर्स चार्ज को क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, है ना, नेगेटिव सोर्स चार्ज क्रिएट्स अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे नेचर को समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मतलब टोटल अगर कंक्लूजन पे ध्यान दिया जाए तो मैं ये बताने में इंटरेस्टेड हूँ सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का ये फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, है ना। मतलब इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ना, इसी एक्सपीरियंस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जान रहे हैं। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम डेफिनेशंस पे आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये टेस्ट चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाता है। जब ये टेस्ट चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। और अगर सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है तो क्या सोर्स चार्ज पॉजिटिव लेने से और नेगेटिव लेने से कोई डिफरेंसेस दिखाई देता है? तो हाँ, यहाँ पे दो तरह के डिफरेंसेस दिखाई देता है कि अगर हमारे पास जो भी सोर्स चार्जेज है अगर वो पॉजिटिव इन नेचर है तो इसका मतलब वो रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे जाएगा अपने को। जबकि अगर हम नेगेटिव सोर्स चार्ज लेते हैं तो ये हमारे पास अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अब आप ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहले अगर मैं यूनिट और डायमेंशन की बात कर लूँ, ठीक है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, पहले नोट करने से पहले इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएँ तो आप ज़रा समझना ध्यान से। आपको पता है यहाँ पे कि आर कैप जो होता है, ठीक है, आर कैप क्या होता है? आर कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो जहाँ जहाँ आर कैप लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर इम्प्लाइज दैट करके हम लोग लिख लें तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इनटू में हम लोग क्या करेंगे, इनटू में आर वेक्टर डिवाइड बाई आर लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर क्यूब, और इनटू में वेक्टर आर लिख सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फाइनली हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, है ना, वो क्या लिख रहे हैं, तो वो के क्यू अपॉन में आर का क्यूब इनटू में आर वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी छोटी छोटी बात है ना, उसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक ये सारी बातें हो गई है, ठीक है। एक बार मैं वापस से सबको समराइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे चूँकि जिस तरीके से हमारे पास कूलम्स लॉ में फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। और ये डिफाइन किसके लिए किया गया, तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पी पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज के वजह से पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब एक एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, या इसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ से मैंने पूरे आप जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं इससे बात कर लिया, ठीक है। अभी मैं रब करके आपको यूनिट एंड डायमेंशन बताता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। रब करें, ठीक है। यहाँ पे अब ज़रा आप समझो ध्यान से, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशंस की बात करें तो हमने मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देखा, के क्यू अपॉन में क्या देखा, आर स्क्वायर। ये अपने पास
मैग्नीट्यूड वाइज है, सॉरी KQ/R², ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट होकर के ये KQ/R² देता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करने जाएं और डायमेंशन की बात करने जाएं, यूनिट एंड डायमेंशन की बात, तो डायमेंशन तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से, चूँकि ये KQ/R² है, तो अभी हमने क्या कहा, यहाँ पे समझना आप ज़रा ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशंस है वो हमने कहा कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। यहाँ से अगर यहाँ से एक और भी आप फार्मूला ध्यान में रख सकते हैं कि F जो होगा वो Q × E होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगर ये वेक्टर फॉर्म में होगा तो ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वेक्टर फॉर्म में तो ये भी हमारे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो समझो ध्यान से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन देखना है तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mLT⁻⁻2 और Q आपको पता है AT होता है, ठीक है। तो AT लिखना है, मतलब ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, mL⁻1 और A⁻1 और T⁻−3, ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। यूनिट की बात करी जाए तो इसका यूनिट जो होगा, अगर हम SI यूनिट की बात करें, ठीक है, तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज दिख रहा है आपको। फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, न्यूटन, और चार्ज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कूलम। अगर हम CGS यूनिट की बात करने जाएँ तो इसका CGS यूनिट कितना होगा, CGS यूनिट न्यूटन के लिए हम लोग डायन यूज़ करते हैं और इसके लिए हम लोग ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है, ESU लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है पर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये था ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी हमने फोर्स में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस में कैसे डिफरेंट चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था और उसको हमने कैलकुलेट करा था। यहाँ पे भी ठीक उसी तरह से आप समझो। सबसे पहले कहीं पे हमने क्या करा कि एक टेस्ट चार्ज रख लिया, क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज है यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, और लेट से कहीं पे हमने प्लस का Q रख लिया सोर्स चार्जेस, फिर माइनस का Q रख लिया, फिर हम लेट से प्लस का Q रख लिया, फिर हम लेट से माइनस का Q रख लिया, ठीक है। फिर लेट से ऐसे बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, है ना, QN चार्जेस रख लिया, है ना। ये N चार्जेस हमने क्या करा कि स्पेस में रखा, और इस टेस्ट चार्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है। तो हमने ये कहा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो आपको पता है कि इस सोर्स चार्जेस की वजह से इस पॉइंट चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के अलॉन्ग जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, इस लाइन ज्वाइनिंग में ये रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव नेचर, क्योंकि हम हमेशा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, ये प्लस का Q होगा, तो ये रिपल्सिव नेचर होगा, तो ये अपने आप को रिपेल करेगा। लेट से चूँकि इधर फोर्स का डायरेक्शन है तो इसको लेट से हम E1 मान लेते हैं। इस चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हमने E1 मान लिया। नेक्स्ट यहाँ पर इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो इस पॉइंट से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। अट्रैक्टिव इन नेचर होने का ये मतलब हुआ कि ये इस सोर्स चार्जेस की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये हमारा इसकी तरफ जाएगा, सोर्स चार्जेस की तरफ, ठीक है। अगर इसके तरफ देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क से बना दे रहा हूँ और इसको हम E2 लिख रहे हैं, ठीक है, इस Q2 चार्ज की वजह से। यहाँ पे Q3 चार्ज ले लिया, यहाँ पे Q4 चार्ज ले लिया, और इसी तरीके से QN चार्ज तक हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करने जाएँ इनके बीच का, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, और इस तरीके से हम E3 लिख सकते हैं। अगर माइनस की वजह से यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, इस सोर्स चार्ज की तरफ,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अपने पास E4 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर मैं प्लस का Qn को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये रिपल्सिव भी नेचर होगा, ठीक है। रिपल्सिव मतलब इसको अवे भेजेगा, ठीक है, इसकी तरफ, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो En होगा। डायरेक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन सबको हमने डायरेक्शंस वाइज दिखाया है, इसलिए सबको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाते हो, है ना, अगर, और ये जितने भी चार्ज पड़े हुए हैं ना स्पेस में, है ना, ये एक तरह से ये चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब इनको हम डिस्क्रीट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिस्क्रीट चार्ज बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे डिस्क्रीट चार्ज होते हैं। जब किसी भी स्पेस में, है ना, दो या दो से अधिक चार्जेज हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, और उस फोर्स की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से समझो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली क्या समझाता है, ये समझाता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज पे अगर देखा जाए ई नेट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सिंपली क्या होगा कि जितना भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सब को हम सिंपली क्या कर लेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 3, मतलब सबको क्या कर लेंगे हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे अप टू En तक, ठीक है। और यही हमें क्या दे जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये था छोटा सा हमारा एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कंटिन्यूअस चार्ज पे देखेंगे कि किस तरह से कंटिन्यूअस चार्ज पे, है ना, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। तो आप थंबनेल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे, सी यू द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर।